नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। विज्ञापन मैनेजर के रूप में मैंने बहुत अच्छा काम किया। कंपनी के प्रेसिडेंट मेरे काम के प्रति आकर्षित हुए और बाद में मशहूर राष्ट्रव्यापी बेट्सी रॉस कैंडी कंपनी स्थापित करने में मदद की। मैं इसका प्रेसिडेंट बन गया और इस तरह मेरे जीवन का अगला सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू हुआ। कारोबार फैलने लगा और 18 शहरों में हमारी चेन के स्टोर खुल गए। एक बार फिर मैंने इंद्रधनुष के छोर को अपनी पहुंच के भीतर देखा। मुझे लगने लगा कि आखिरकार मुझे ऐसा व्यवसाय मिल गया है जिसमें मैं जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। मैं खुलकर मानता हूँ कि हमारी नीति और हमारा कारोबार एक दूसरी कैंडी कंपनी की नकल पर आधारित थे, जिसका पश्चिमी मैनेजर मेरा मित्र व पूर्व व्यावसायिक सहयोगी था और उसकी भारी सफलता की वजह से ही मैं कैंडी कारोबार में गया था। अब आप मेरे बताने से पहले ही हमारे कैंडी उद्यम के बंद होने का अनुमान लगा सकते होंगे। यहाँ मुझे थोड़ा भटकने की अनुमति दें, क्योंकि मैं उस बिंदु पर दार्शनिक बात करना चाहता हूँ जिसने करोड़ों लोगों को पराजित किया है। खुद की योजना बनाने के बजाय किसी दूसरे की योजना चुराने की परंपरा। जनता कभी उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति नहीं रखती जो स्पष्ट रूप से किसी दूसरे की योजना की नकल कर रहा हो, भले ही ऐसा कानूनी रूप से प्रतिबंधित ना हो। ना ही जनता का द्वेष वह सबसे विनाशकारी घटक है जिसे यह गलती करने वाले को झेलना होता है। नकल की वजह से आम तौर पर वह उत्साह खत्म हो जाता है जो इंसान उस योजना में लगाता है, जो उसके अपने दिल में बनती है और जो उसके अपने दिमाग में परिपक्वता तक पहुंचती है। कुछ समय तक हर चीज सुचारू ढंग से हुई, जब तक कि मेरे कारोबारी सहयोगी और बाद में हमारे कारोबार में लाए गए एक तीसरे व्यक्ति के मन में विचार आया कि वे बिना पैसे दिए मेरे हितों को नियंत्रित कर ले। यह एक ऐसी गलती है जिसके बारे में लोग तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती है और उन्हें अपनी मूर्खता की कीमत चुकाने की नौबत नहीं आ जाती है। उनकी योजना कारगर रही, लेकिन मैंने उनकी उम्मीद से ज़्यादा कठोर अंदाज में प्रतिरोध किया। इसलिए मुझे भव्य विच्छेद तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक झूठा आरोप लगाकर मुझे गिरफ्तार करा दिया और अदालत के बाहर समझौते का प्रस्ताव रखा। शर्त यह थी कि मैं कंपनी में अपनी हिस्सेदारी उन्हें दे दूं। मैंने इनकार कर दिया और मुकदमा लड़ने पर अड़ा रहा। जब समय आया तो मुकदमा चलाने के लिए मेरे सामने कोई नहीं खड़ा था। हमने अभियोजन पर जोर दिया और अदालत से आग्रह किया कि वे शिकायत करने वाले गवाह को तलब करें और उनसे मुकदमा चलवाएं। ऐसा ही किया गया। मामले के ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले ही जज ने कार्यवाही रोक दी और यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया, यह तो दबाव डालने की कोशिश के सबसे निंदनीय मुकदमों में से एक है जो आज तक मेरे सामने आए हैं। अपने सम्मान की रक्षा के लिए मैंने मानहानि के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई 5 साल बाद हुई और मुझे शिकागो की वरिष्ठ अदालत में बहुत बड़ी राशि स्वीकृत हुई। इस मुकदमे को मानहानि या टॉर्ट एक्शन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह प्रतिष्ठा को दुर्भावनापूर्ण चोट पहुंचाने के बदले में क्षतिपूर्ति का दावा है। मानहानि मुकदमे के तहत हासिल निर्णय में पैसा दिए जाने तक दोषी व्यक्ति को जेल में डालने का प्रावधान भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि धरती पर जिस कानून ने मानहानि पर निर्णय सुनाया, उससे भी ज़्यादा बड़ा और सटीक कानून उन 5 वर्षों के दौरान काम कर रहा था, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके दिमाग ने मुझे गिरफ्तार कराने की योजना बनाई थी, मानहानि की सुनवाई से पहले ही जेल में किसी दूसरे जुर्म की सजा काट रहा था।
दूसरा व्यक्ति जीवन में ऊंचे मुकाम से गिरकर गरीबी और अपमान भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त था। मेरा निर्णय शिकागो की वरिष्ठ अदालत के अभिलेखों में मेरे अच्छे चरित्र के मौन प्रमाण के रूप में खड़ा है। साथ ही यह इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज का प्रमाण भी है। यह इस बात का प्रमाण है कि सत्य खोजने वालों की तकदीर को मार्गदर्शन देने वाले अदृश्य हाथ ने मेरी प्रकृति से 1 पौंड गोश्त लेने या प्रतिशोध लेने की सारी इच्छा मिटा दी थी। मैंने हर्जाने की राशि कभी वसूल नहीं की, ना ही करूँगा। मैं इसे कभी वसूल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसका भुगतान हो चुका है, कई गुना ज़्यादा। यह उन लोगों के खून, पश्चाताप, अफसोस और असफलता में चुका दी गई है जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मेरे चरित्र को नष्ट करने पर तुले थे। यह घटना मुझे मिले सबसे बड़े वरदानों में से एक है क्योंकि इसने मुझे क्षमा करना सिखाया। इसने मुझे यह भी सिखाया कि क्षतिपूर्ति का नियम हमेशा और हर जगह सक्रिय होता है और इंसान जो बोता है वही वह काटेगा। इसने मेरी प्रकृति से किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत प्रतिशोध चाहने के आखिरी विचार तक को मिटा दिया। इसने मुझे सिखाया कि समय सभी सही लोगों का मित्र होता है और सभी अन्याय और विनाशकारी लोगों का जानी दुश्मन होता है। इससे मैं उस महान शिक्षक की पूर्ण समझ के ज़्यादा करीब पहुंचा, जिन्होंने कहा था, हे परमपिता, उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। एक अजीब चीज अभी हाल ही में हुई। एक पल मैंने अपनी घड़ी निकाली, यह मेरे हाथ से फिसल गई और फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गई। कुछ पल पहले तक जो शानदार घड़ी थी, मैंने उसके टूटे फूटे अवशेष उठाए और जब मैंने इसे उलट पलट कर इसकी ओर देखा तो मुझे याद आया कि कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती है कि मेरी घड़ी किसी ने बनाई थी ताकि यह एक निश्चित काम करे, एक निश्चित योजना के अनुसार चले। इससे कितनी ज़्यादा निश्चित बात यह है कि हम इंसानों को भी किसी ने बनाया है ताकि हम एक निश्चित योजना के अनुसार चलें, एक निश्चित काम करें। यह कितना बड़ा वरदान है। जब हमें इस तथ्य का अफसोस हो जाता है, शायद हमें विनाशकारी बनाने के इरादे से नहीं बनाया गया था और हम भौतिक दौलत की श्रेणी में आने वाली जितनी भी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, वे सारी चीज़ें आखिरकार उस धूल की तरह बेकार हो जाएंगी जिसमें हमारी हड्डियां विलीन हो जाएंगे। मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या इस सत्य का पूर्ण एहसास उस व्यक्ति को ज़्यादा आसानी से नहीं होता जिसके खिलाफ गलत काम किया गया है, जिसकी आलोचना या निंदा की गई है और जिसे अज्ञान की सलीब पर लटकाया गया है। मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या यह अच्छा नहीं होता कि हम सभी इन्हीं अनुभवों से गुजरें जो हमारी आस्था को आजमाते हैं, हमारे धैर्य को थका देते हैं और जिनकी वजह से हम अपना नियंत्रण खो देते हैं तथा पलटवार करते हैं। ऐसा होना बेशक अच्छा होता क्योंकि इस तरह हम नफरत, ईर्ष्या, स्वार्थ और किसी साथी इंसान की खुशी को नष्ट या कमज़ोर करने की प्रवृत्ति की निरर्थकता को सीखते हैं। हम दूसरों के अनुभवों से अपनी बुद्धि को पैना करते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं हमारे खुद के अनुभवों से ही जीवंत बनती और विकसित होती हैं। इसलिए हम हमारी भावनाओं पर प्रभाव डालने वाले अनुभव से लाभ ले सकते हैं, चाहे उससे खुशी मिले या दुख। बड़े लोगों की जीवनियों से यह तथ्य उजागर होता है कि उनमें से लगभग हर एक को क्रूर अनुभव की चक्की में बुरी तरह पीसा गया, तब कहीं जाकर वे सफल हो पाए। जिससे मैं यह सोचने लगती हूँ कि अदृश्य हाथ हमारे कंधों पर
गंभीर जिम्मेदारियों का बोझ रखने से पहले विभिन्न तरीकों से हमारे साहस की जांच तो नहीं करता है। इस मैं आगे अपना दर्शन बखार सकूं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप इस पर गंभीर विचार करके अपने खुद के निष्कर्षों पर पहुंचे। मेरे जीवन के अगले महत्वपूर्ण मोड़ का जिक्र करने से पहले मैं आपका ध्यान दो रोचक तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। एक, हर मोड़ मुझे अपने मेरे इंद्रधनुष के छोर के ज़्यादा करीब ले आया, और दूसरा तथ्य यह है कि हर मोड़ ने मुझे कुछ उपयोगी ज्ञान दिया जो बाद में मेरे जीवन दर्शन का स्थायी हिस्सा बन गया। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे नष्ट करने की कोशिश की थी, उन्हें तकदीर ने नष्ट कर दिया। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।